नेक्स्ट है हमारा न्यूमेरिकल, इसको हम अच्छे से पढ़ लेते हैं, बाद में समझ लेते हैं। द रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक गीजर इज 250 वोल्ट 3 किलोवाट, हाउ मच करंट डज इट टेक एंड व्हाट इज द व्हाट रेजिस्टेंस, आल्सो कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम इन 1 आवर्स। ठीक है, ये हमारा समर 19 में पूछा गया न्यूमेरिकल्स है। ठीक है, ये पूछा गया था हमें 4 मार्क्स के लिए। अब इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं, 4 मार्क्स लेने हैं हमें तो समझना तो पड़ेगा ही। ठीक है, हम इलेक्ट्रिक गीजर की बात कर रहे हैं, जो पानी गर्म करने वाला गीजर होता है ना अपने घर में, नहाने का पानी, जनरली हम नहाने का पानी गर्म करने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में ये न्यूमेरिकल है। द रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक गीजर, ठीक है, क्या रेटिंग दी है, उसका जो सप्लाई वोल्टेज है वो 250 वोल्ट दिया गया है। अब देखिए, कुछ लड़कों को, कुछ बंदों को ये क्वेश्चन आया होगा कि वो सप्लाई वोल्टेज कैसे आइडेंटिफाई किया। अरे भाई साहब, सिंपल सी बात है, जिसका यूनिट वोल्ट में है वो सप्लाई वोल्टेज ही रहेगा ना। ठीक है, वैसे ही पावर का यूनिट क्या है हमारा, वैट। पावर का यूनिट क्या है हमारा, वैट, जिसको हम डब्ल्यू से भी दिखाते हैं। तो हमारी पावर रेटिंग क्या हो गई हमारी, 3 किलो वैट। के मीन्स किलो, 3 किलो वैट। ऐसा वो गीजर है जिसका सप्लाई वोल्टेज है 250 वोल्ट और पावर रेटिंग है 3 किलो वैट। हाउ मच करंट डज इट टेक, वो करंट कितना लेता है ये हमें पूछा गया है। ठीक है, उसका करंट निकालना है। व्हाट इज इट्स हॉट रेजिस्टेंस, उसका रेजिस्टेंस भी कितना होता है ये भी हमें पूछा गया है। ऑल्सो कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम इन 1 आवर्स, वो 1 घंटे में कितनी एनर्जी, कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है ये भी हमें यहाँ निकालना है। देखिए 3 चीज़ें निकालनी है हमें। ठीक है, और दी गई कितनी है, 2 चीज़ें। अब देखिए कैसे हम निकालते हैं, एग्जाम्पल समझ में आ गया। अब देखिए हम सबसे पहली स्टेप लेंगे हम गिवन हमें दिया क्या गया है, वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज वो कितना है 250 वोल्ट। ठीक है, हमें पावर रेटिंग दी गई है वो कितनी 3 किलो वैट। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P इक्वल्स टू 3 किलो की जगह हम इसको वाट में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाए, किलो यानी 1000 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 3000 वैट। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आपने ऐसे भी रखा तो भी चलेगा, लेकिन कैलकुलेशन में आसानी होने के लिए मैंने इस तरीके से कन्वर्जन कर दिया है। आप भी हो सके तो कन्वर्जन कीजिए क्योंकि कैलकुलेशन में आसानी जाती है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहते हैं हमारे, फाइंड क्या करना है हमें। पहले तो हाउ मच करंट, उन्होंने पूछा है हमें करंट कितना। दूसरा हॉट रेजिस्टेंस हमें पूछा है, रेजिस्टेंस हमें निकालना है। आल्सो कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम इन 1 आवर्स, 1 घंटे के लिए कितनी एनर्जी लेता है वो भी हमें निकालनी है। एनर्जी कंज्यूम इन 1 आवर। ठीक है, ये भी हमें निकालना है। अब देखिए, अब हम किस तरीके से ये 1, 2, तीनों टॉपिक हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले एक हमारा हम कंसंट्रेट करेंगे आई के ऊपर, हमें आई निकालना है। फाइंड आई, सबसे पहले हम फाइंड आई। ठीक है, आई के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। आई फाइंड करने के लिए, यानी कि करंट फाइंड करने के लिए हमारा एक फॉर्मूला है वी पी, जिसमें P इक्वल्स टू V इंटू आई। अब देखिए ये फार्मूला है पावर का। पावर इज इक्वल टू क्या होता है, इट इज द पावर की डिफिनेशन क्या है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, अब देखिए एक फार्मूला कोई आपको बताएगा कि हम इससे भी निकाल सकते हैं V इक्वल्स टू आई आर, इससे भी हम करंट निकाल सकते हैं, लेकिन वोल्टेज की वैल्यू तो दी है हमें, आई की वैल्यू निकालनी है, लेकिन रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है क्या इन्होंने, नहीं, रेजिस्टेंस तो हमें फाइंड करना है, इसीलिए ये फार्मूला हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो हम दूसरी जगह से हम आई निकाल सकते हैं, वो है पावर का फार्मूला। अरे भाई पावर तो हमें दिया ही गया है ना, वोल्टेज भी दिया गया, तो
तो करंट आराम से निकल के आ जाएगा। चलो फिर वैल्यू डाल देते हैं हम। तो हमारे पावर की वैल्यू कितनी है? पावर की वैल्यू है हमारी 3000, हम डाल देते हैं 3000 इक्वल्स टू वोल्टेज की वैल्यू कितनी दी है? 250। वोल्टेज हमें कितना दिया है? 250 इंटू आई। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। आई इक्वल्स टू 3000, आई इक्वल्स टू, आई को इधर ही रहने देता हूँ मैं, 250 को इस साइड में लेके आता हूँ, यानी क्या हो गया 3000 अपॉन 250। ठीक है, तो हमारी आई की वैल्यू, आई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा? 12 वोल्ट, 12 एम्पियर, 12 एम्पियर। ये होगा हमारा आंसर 1। आप कैलकुलेटर से आंसर चेक कीजिए, बाद में ही आंसर लिखना। ठीक है, हमें एग्जाम में कैल्सी प्रोवाइड की गई होती है, तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए और कैल्सी से ही आंसर निकालिए। ये हो गया हमारा आंसर नंबर 1 जो हमें फाइंड करना था। अब दूसरा हम निकालेंगे रेजिस्टेंस। फाइंड नंबर 2 का हमारा जो फाइंड करने वाला है वो आर है। आर इक्वल्स टू क्या है, ये हमें फाइंड करें। आर निकालने के लिए वो हमारा जो हमने यहाँ पे पहले फार्मूला लिखा था वो लिखेंगे। कौन सा? V इक्वल्स टू आई आर। अब ये फार्मूला लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हमारे पास वोल्टेज की भी वैल्यू दी गई है, करंट तो अभी हमने निकाल लिया था जो हमारा 12 वोल्ट्स आ गया था, 12 एम्पियर्स आ गया था। अब हम आराम से रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो निकालिए, वैल्यू पुट कीजिए। तो वोल्टेज की वैल्यू क्या दी गई है हमें? 250। वोल्टेज की वैल्यू डाल दी हमें, यहाँ पे दी गई है। ठीक है, वोल्टेज की वैल्यू डाली और करंट की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली थी 12 एम्पियर, 12 इंटू आर। ठीक है, आई की वैल्यू हमारी 12 आ गई थी। ठीक है, अब क्या दिक्कत है? अब तो हम निकाल सकते हैं वही आर इक्वल्स टू 12 को हम इस साइड में लेके आ जाएंगे, ये हो जाएगा हमारा 250 अपॉन 12। आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा? 20.85 समथिंग आ जाएगा। आप कैल्सी पे करके एक बार चेक कर लीजिए। ये हो गया हमारा आंसर। सॉरी, इसको ओम यूनिट दिखाना है, 20.85 ओम हमारा रेजिस्टेंस निकल के आ जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर 2। ठीक है, अब हम एनर्जी निकाल लेते हैं। एक घंटे में कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है ये निकाल लेते हैं। अब हम लिख लेते हैं फाइंड नंबर 3 वाला जो फाइंड है हमारा वो रहेगा फाइंड एनर्जी कंज्यूम इन 1 आवर। एक घंटे में कितनी एनर्जी लेते हैं। अब देखिए, एनर्जी का भी एक हमारे पास फॉर्मूला है, एनर्जी का भी एक हमारा फॉर्मूला है, वो हम लिखेंगे P इंटू टी। एनर्जी इक्वल्स टू P इंटू टी। मतलब क्या हो गया हमारा? पावर, P यानी पावर, इंटू T यानी टाइम। एनर्जी इक्वल्स टू P इंटू पावर इंटू टाइम। चलो अब देखते हैं, पावर हमें दिया गया है बराबर 3000 वाट, टाइम हमें दिया गया है 1 घंटा। 1 घंटे के लिए निकालना है तो हमें टाइम दिया गया है 1 घंटा, तो आराम से ये निकल के आ जाएगा। चलो वैल्यू पुट करके देखते हैं हम। E इक्वल्स टू पावर कितना है? 3000 वाट इंटू टाइम 1 आवर। ठीक है, अब इसका जो E इक्वल्स टू, ये कैलकुलेशन क्या आ जाएगा? सिंपल सी बात है, 3000 वाट इंटू हावर। एनर्जी का यूनिट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, पावर का यूनिट क्या है? वाट, और एनर्जी का यूनिट क्या हो जाता है? वाट इंटू हावर्स। ठीक है, टाइम से जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी भी चीज़ को, तो वो टाइम का भी यूनिट तो उसमें ऐड हो जाएगा। अगर सेकंड के हिसाब से होता था तो सेकंड भी तो टाइम का यूनिट है ना। हाँ, यहाँ पे हमें हावर्स के बारे में पूछा गया था, इसलिए हमने हावर्स लिखा। तो हमारे एनर्जी का यूनिट क्या हो जाएगा? वाट इंटू हावर्स। सिंपल सी बात है। अब देखिए, जिनको अभी भी नहीं समझ में आया, पावर का यूनिट क्या है? पावर
पावर का यूनिट वाट इनटू टाइम का यूनिट क्या है, हम हावर्स में ले रहे हैं इसलिए हावर्स, सेकंड में लेते तो सेकंड, मिनट में लेते तो मिनट, ठीक है। यहाँ पे हमने हावर्स में लिया है इसलिए टाइम का यूनिट हो गया हमारा हावर्स। अब टोटल यूनिट क्या हो गया हमारा, हावर्स, वैट इंटू हावर्स, वैट इंटू हावर्स, इसलिए मैंने वैट इंटू हावर्स लिख दिया। अब देखिए हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, आपने ये लिखा तो भी आपका आंसर एकदम राइट है, ठीक है। अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो और भी अच्छा है। अब देखिए 3000 से हमने मल्टीप्लाई किया था 3 किलोवाट को, अगर हमें किलोवाट में किलोवाट हावर्स में अगर वैल्यू निकालनी है तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 1000 से। सिंपल सी बात है, ये 3 जीरो निकाल लो, डिवाइड 1000 से डिवाइड करना है यानी 3 जीरो निकालने पड़ेंगे हमें। 3 किलोवाट हावर्स, 3 किलोवाट हावर्स, ये हो जाएगा हमारा एनर्जी। 1 घंटे में निकल के आ जाएगी 3 किलोवाट हावर्स हमारे एनर्जी कंज्यूम करेगा वो इलेक्ट्रिक गीजर। ये होगा हमारा आंसर 3, ठीक है। 3 पूछे थे, हमें करंट पूछा गया था हमने निकाल लिया, रेजिस्टेंस पूछा गया था हमने निकाल लिया, एनर्जी पूछी गई थी हमने वो भी निकाल ली। इस तरीके से अगर स्टेप बाय स्टेप हर एक फॉर्मूला लिखते हो, सिंपल है, कुछ भारी मंत्र इसमें लगता नहीं है, सिर्फ फार्मूला लिखना है, वैल्यू पुट करनी है। हाँ, और एक चीज़, कौन सी वैल्यू पहले फाइंड आउट करनी है ये पता होनी चाहिए, ये समझ होनी चाहिए। अगर पहले मैं रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करता था तो ये न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होता था, क्योंकि रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए मुझे करंट की आवश्यकता थी। इसीलिए मैंने पहले ही सोच लिया था कि गिवन में जो दिया गया है उससे सबसे पहले आसानी से, मेरे बात ध्यान से सुनिए, आसानी से कौन सी वैल्यू निकाल सकते थे हम, करंट की, क्योंकि पावर दिया गया था और पावर के फॉर्मूले में वोल्टेज भी आता है करंट भी आता है, तो हमारे उसमें 2 वैल्यू दी गई थी, पावर की और वोल्टेज की, तो उससे हम करंट आसानी से निकाल सके। उसके बाद में सब चीज़ें आसान होती चली गई, ठीक है। वोल्टेज ओम्स लॉ से हमने करंट रेजिस्टेंस निकाल लिया। तो ये स्टेप कौन सी लेनी है, सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है। तो वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वो करेंगे कि गिवन में जो दिया गया है उससे सबसे पहले आसानी से कौन सी वैल्यू निकल के आती है, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर वैल्यू, ज़्यादातर न्यूमेरिकल ऐसे ही होते हैं कि एक दूसरे के ऊपर वैल्यू डिपेंड करती है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा फाइंड द कॉइल ऑफ जनरेटर हैज 14.1 ओहम, ठीक है, एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 18.2 ओहम at 32 degrees Celsius. Find the temperature coefficient of resistance at 0 degrees Celsius and resistance at 0 degrees Celsius. ठीक है, ये क्वेश्चन हमें 4 मार्क्स के लिए पूछा गया था समर 19 में। तो हमने क्वेश्चन तो पढ़ लिया, अब इसको समझ लेते क्या निकालना है हमें और क्या गिवन दिया है इसमें, ठीक है। द फील्ड कॉइल ऑफ जनरेटर, इससे तो इतना हमें समझ में आ जाता है कि ये क्वेश्चन जनरेटर के बारे में है। जनरेटर में एक कॉइल होती है फील्ड कॉइल, वैसे जनरेटर में 2 कॉइल होते हैं, फील्ड वाइंड, जिसको हम फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग बोलते हैं। ये सब हमारे दिमाग से बाहर रखिए, फील्ड जनरेटर की कौन सी वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग कौन सी है, आर्मेचर वाइंडिंग कौन सी है, ये सब कम्यूटेटर क्या होता है, ये सब हम जब मशीन पढ़ेंगे तब की बात है। अभी सिर्फ हमें कंफ्यूज करने के लिए ये दिया है, इसका कुछ वैसे लेना देना नहीं है कि फील्ड वाइंडिंग, जस्ट जनरेटर की वाइंडिंग इतना भी हम ध्यान में रखेंगे तो भी हमें हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग इसलिए इन्होंने दी है, एक पर्टिकुलर कॉइल का नेम यहाँ पे उन्होंने दिया है कि फील्ड वाइंडिंग की कॉइल ली है, उसका प्रॉपर एग्जांपल लिया है, इसलिए इन्होंने फील्ड कॉइल का ऐसा नाम दिया है। इससे इस जनरेटर तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये तो जनरेटर तो टॉपिक है मशीन का, जब हम मशीन पढ़ेंगे तब आ ही जाएगा। लेकिन कंफ्यूज होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमारे दिमाग में इतना ही रखना है कि एक जनरेटर है, उसके पास एक कॉइल है। हम बिगिनर्स हैं ना, इसलिए ज़्यादा कुछ सोचते नहीं है, सोचना नहीं पड़ेगा हमें, और सोचना भी नहीं चाहिए। एक जनरेटर है, उसकी एक कॉइल है, उसका रेजिस्टेंस है, जब उस कॉइल का टेम्परेचर 25 डिग्री होता है
25 डिग्री सेल्सियस होता है तब उसका रेजिस्टेंस होता है 14.1 ओहम। ठीक है, जब उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है 32 डिग्री सेल्सियस तब उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाता है। देखिए कितना हो जाता है, उन्होंने बोला है 18.2 ओहम का। ठीक है, ये तो उन्होंने गिवन दिया हुआ है। अब फाइंड क्या करने के लिए बोला है, फाइंड द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है, किसके लिए, 0 डिग्री सेल्सियस के लिए। ठीक है, और क्या निकालना है, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब लिखते हैं हमारा फर्स्ट जो सॉल्यूशन। हमारी पहली स्टेप क्या होती है, गिवन। गिवन क्या दिया गया, हम लिखते हैं R1, इसको मैं R1 लिख लेता हूँ। R1 इक्वल्स टू 14.1 ओहम। ठीक है, अब हमें और दिया गया है कहाँ पे, जब 14.1 ओहम रेजिस्टेंस कब है, टेम्परेचर 1 के, जब टेम्परेचर 1 कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, R1 लिया इसलिए मैंने इसको टेम्परेचर 1 ले लिया। आप कुछ भी ये भी कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन डिनोशन तो रेजिस्टेंस का डिनोशन R रहेगा और टेम्परेचर का T रहेगा, ये फिक्स रहेगा। 1 की जगह आप A B कुछ भी लिख सकते हो। हाँ, तो मैं R2 सिमिलर कितना है, 18.2 ओहम, और टेम्परेचर 2 हमें दिया गया है 32 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब फाइंड क्या करना है हमें, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस 0 डिग्री के लिए। अब टेम्परेचर कोएफिशिएंट को हम दिखाते हैं अल्फा से। ठीक है, अल्फा से, और किसके कौन से टेम्परेचर के लिए निकालना है, 0 डिग्री, इसलिए मैं डिनोशन ले लेता हूँ अल्फा 0 हमें निकालना है। ठीक है, और पूछा गया है रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री, तो हम रेजिस्टेंस का डिनोशन है R इक्वल्स टू निकालना है, लेकिन कौन से टेम्परेचर के लिए निकालना है, 0 डिग्री सेल्सियस के लिए, इसलिए मैं R0 ले लेता हूँ। ठीक है, तो हमें अल्फा 0 यानी टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है 0 डिग्री के लिए, और 0 डिग्री के लिए रेजिस्टेंस भी हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं हम, सबसे पहले फाइंड करते हैं, फाइंड अल्फा 0। अल्फा 0 फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, कौन सा, अल्फा 0 इक्वल्स टू अल्फा 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा 1 इंटू टेम्परेचर 1 यानी T1। अब देखिए, ये फॉर्मूले में हम जब वैल्यू पुट करेंगे तभी हमारी अल्फा की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अगर आपने थोड़ा सा गौर किया होगा तो हम इस फॉर्मूले से आंसर नहीं निकाल सकते। कब, अभी नहीं निकाल सकते, क्योंकि देखिए इसमें अल्फा 0 निकालना है तो हमें टेम्परेचर 1 तो दिया गया है, कितना दिया गया, 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अल्फा 1 दिया गया है क्या, अल्फा 1 कहीं गिवन में है, नहीं है, तो हम अल्फा 0 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, नहीं निकाल सकते। उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा अल्फा 1। तो अल्फा 1 निकालने के लिए फार्मूला है हमारा अल्फा 1 इक्वल्स टू R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1 होल अपॉन R1। ये हमारा फॉर्मूला है। अब देखिए हमारे पास R2 की वैल्यू दी गई है बराबर, R1 की वैल्यू दी है बराबर, T1 की वैल्यू दी है, T2 की वैल्यू दी है, R1 की भी वैल्यू हमारे पास दी गई है, तो हम अल्फा 1 निकाल सकते हैं। तो चलो निकालते हैं। अल्फा 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, अल्फा 1 इक्वल्स टू वैल्यू पुट करेंगे, R1 की वैल्यू कितनी है, सॉरी R2 की वैल्यू कितनी है 18.2 माइनस R1 का आ गया, हाँ 14.1 डाल दी मैंने वैल्यू,
अपॉन T1 कितना T2 की वैल्यू है 32 डिग्री सेल्सियस माइनस T1 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, होल अपॉन R1 की वैल्यू क्या है हमारी, R1 की वैल्यू है हमारी 14.1 ओहम, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं कैल्सी में, अल्फा 1 इक्वल्स टू, इसको हम कैल्सी में सॉल्व करते हैं। तो ये हमारी वैल्यू निकल के आ गई 0.04154, ठीक है। अब देखिए ये हमारी वैल्यू तो निकल के आ गई, अब हम इस फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट करेंगे तो अब हमारा अल्फा 0 निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा आ तो जाएगा। लेकिन ये अल्फा 1 क्या है, न्यूमेरिकल में पूछा तो नहीं गया, लेकिन इनडायरेक्टली हमें पूछा ही गया, क्योंकि अल्फा 0 निकालने के लिए उनको पता था कि इनको अल्फा 1 निकालना ही पड़ेगा। ये अल्फा 1 क्या है, लेकिन ये अल्फा 1 है 25 डिग्री के लिए हमारा टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस R1 का, क्योंकि R1 क्या है हमारा 25 डिग्री सेल्सियस के लिए रेजिस्टेंस है ना, तो उसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट इनडायरेक्टली उन्होंने पूछा था। उनको पता था अल्फा 0 इनको निकालना, हमने अल्फा 0 इनको पूछा है, तो इनको अल्फा 0 निकालने के लिए उन्होंने ऐसी वैल्यू दी गई थी, ऐसा तिगड़म रचा था कि हमको अल्फा 1 निकालना ही पड़ा। इनडायरेक्टली उन्होंने अल्फा 1 पूछा था, ठीक है, तो हमने अल्फा 1 निकाल लिया यहाँ पे। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे इस फॉर्मूले में, आप सेपरेट दोबारा फार्मूला लिख लीजिए, मैं भी ये इरेज करके हम लिखेंगे। अल्फा 0 इक्वल्स टू अल्फा 1 कितना आ गया हमारा 0.04154 अपॉन 1 माइनस अल्फा 1 की वैल्यू तो निकाल ली, डाल देते हैं 0.04154 इन द ब्रैकेट इनटू T1 कितना है हमारा 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, अल्फा 0 इक्वल्स टू कैल्शियम में ये वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकाल। तो हमारा वो अल्फा 0 निकल के आ गया 1 माइनस 1.0789, ये हो गया हमारा अल्फा 0 जो उन्होंने हमें पूछा था, ठीक है। ये हमारा फाइंड 1 हो गया, यानी कि आंसर 1, ठीक है। अब हमें रेजिस्टेंस निकालना है, वो भी हम आसानी से निकाल लेंगे। फाइंड R0 रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस हमें निकालना है, तो इसका हमारे पास एक फार्मूला है R1 इक्वल्स टू R0 इंटू 1 प्लस आ जाता है हमारा अल्फा 0 टेम्परेचर 1 यानी T1, ये हमारा फार्मूला आ जाता है। अब देखिए हम इसमें वैल्यू डाल सकते हैं। देखिए R1 की वैल्यू हमारे पास दी गई है, R0 तो हमें निकालना है, टेम्परेचर 1 हमें दिया गया है और अल्फा 0 तो हमने अभी निकाला था, ठीक है। तो हम इसकी वैल्यू लिख सकते हैं, अब हम इसके वैल्यू लिख सकते हैं, तो लिख लेंगे। R1 कितना दिया है 14.1 ओहम, 14.1 ओहम इक्वल्स टू R0 हमें निकालना है, ठीक है। और उसके बाद में 1 प्लस है, तो हमारी अल्फ़ा की वैल्यू क्या आई थी, हमारी आई थी माइनस, प्लस माइनस हो जाएगा 1.0789, मैंने कैल्शियम में निकाल के रखी थी पहले वैल्यू,
ठीक है, इनटू टेम्परेचर 1 की वैल्यू कितनी है 25 डिग्री। ठीक है, अब देखिए सबसे अहम बात, यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे माइनस कैसे आया। देखिए यहाँ पे तो फॉर्मूले में प्लस है, लेकिन यहाँ पे माइनस कैसे आया। माइनस इस तरीके से आया है कि हमारी अल्फा की वैल्यू किस में थी, हमारी अल्फा की वैल्यू माइनस में थी, हमारे अल्फा की वैल्यू माइनस में थी। माइनस माइनस क्या हो जाता है, सॉरी माइनस प्लस, ये प्लस और अल्फा की वैल्यू माइनस में, माइनस प्लस माइनस हो गया हमारा। ठीक है, माइनस प्लस माइनस हो गया और T1 की वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस। अब इसकी जो वैल्यू है इन सब की, यानी कि R की जो वैल्यू निकल के आ जाएंगे। अब देखिए मैं कैल्सी पे आपको एक वीडियो शेयर कर दूंगा, तो इसी में कि डायरेक्ट R1 कैसे निकाल सकते हैं, ये ट्रांसफ़र की झंझट हम छोड़ देंगे कि यहाँ से ये इधर लाओ वो उधर लाओ फिर R0 निकालो। हमारे कैल्सी में डायरेक्ट आंसर निकल सकता है, उसका मैं वीडियो साइड में दे दूंगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारे आ गई 0.5428 ओहम। ये हो गया हमारा आंसर नंबर 2, ये हो गया हमारा आंसर 2। तो हमारे R0 की वैल्यू कितनी आ गई, R0 इक्वल्स टू 0.5428 ओहम आ गए। हमें पूछा क्या गया था, अल्फा 0 हमने निकाल लिया, हमें पूछा गया था R0 यानी कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट एट 0 डिग्री रेजिस्टेंस के लिए यानी अल्फा 0 टेम्परेचर कोएफिशिएंट, और रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री के लिए यानी कि R0, हमने दोनों वैल्यू निकाल ली। आसान है, सिर्फ थोड़े फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए। अब देखिए ये डायरेक्ट हम न्यूमेरिकल ले रहे हैं, एग्जाम के क्वेश्चंस ले रहे हैं, इसलिए हम सिर्फ फॉर्मूले पुट कर रहे हैं। लेकिन जब हम पूरा सिलेबस पढ़ते थे तो ये उसमें सिलेबस में दिए गए कि ये फॉर्मूले कहाँ से आए हैं, किस तरीके से ये फॉर्मूले क्रिएट हुए हैं। ठीक है,